नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक करंट अफेयर्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग मई माह का क्रॉनिकल पढ़ेंगे। और आज पहला जो टॉपिक होने जा रहा है वह है राष्ट्रीय संस्करण। मई माह का यह राष्ट्रीय संस्करण है। आपको बता दूं, यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे कोई परीक्षा देने जाएं, करंट अफेयर्स के प्रश्न आते ही आते हैं और उसमें सबसे अधिक प्रश्न आपको राष्ट्रीय घटनाओं से देखने को मिलती है। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है। देख लेते हैं क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आप आर्टिकल 324(2) के तहत कोई कानून ना बना दे संसद, तब तक जो नियुक्ति होगी वह सुप्रीम कोर्ट के जो ये आदेश आया उसी के तहत चलती रहेगी, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और एक बात का है, मान लीजिए कभी कभी होता विपक्ष ही नहीं होता, इतनी कम सीटें आ जाती हैं, तो उसमें जो भी अपोजिशन में सबसे बड़ा दल रहेगा उसका नेता तुरंत उसमें रखा जाएगा और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर नियुक्त की जाएगी। आगे बात करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3 नाम दे देगा, 4 नाम देगा, बोलेगा इस समिति में कौन नहीं शामिल है। तो याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। और बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में चर्चा की गई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में बता दें तो संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयुक्तों की संख्या तथा उनका कार्यकाल संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित विधि के अधीन होता है। अगर इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की आयु, जो भी पहले होगा वहीं तक होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, महत्वपूर्ण था यह। उसके बाद एक और फैक्ट है, वर्ष 1989 में चुनाव आयुक्तों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया और 1990 में पुनः 1 हो गया था, लेकिन वर्तमान में 1993 में इसे फिर से 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो वर्तमान में 3 मेंबर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेके 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने हेतु टाटा स्टील और गेल का समझौता हुआ है। तो इसको छोड़ देंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पीएसयू है। गेल की स्थापना 1984 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में। थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे स्टैटिक जीके है, पढ़ते रहेंगे तो सब चीज़ें क्लियर रहेंगी। कभी कभी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। केंद्र सरकार ने नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने किसानों के लाभ और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नैनो लिक्विड डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक को मंजूरी दे दी है। जून 2021 में इफ्को ने पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को तरल रूप में लॉन्च किया था। याद रखेंगे, यह फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है। यूरिया के बाद डीएपी देश की दूसरी सबसे ज़्यादा खपत वाली खाद है, ये भी याद रखेंगे। सबसे अधिक आपने देखा होगा गाँव, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो खेतों में जब देखिए अक्सर यूरिया का छिड़काव होता रहता है। तो यूरिया के बाद जो डीएपी होती है, यह देश की दूसरी सबसे ज़्यादा खपत वाली खाद है। अगर हम बात करें लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में, तो नैनो यूरिया नाइट्रोजन का एक तरल रूप है जो यूरिया के पारंपरिक विकल्प के रूप में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। आगे बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण 2 मार्च 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत, या इसका विषय था। इसको देख लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस राष्ट्रीय युवा संसद के बारे में जानते रहेंगे। नई दिल्ली में वो चौथा संस्करण। पहला संस्करण कब हुआ था? तो पहला संस्करण 2019 में हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट होने जा रहा है, बीकानेर में ऊंट प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग। केंद्रीय मत्स्य पालन,
पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने 5 मार्च 2023 को ICAR केंद्र बीकानेर में ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन किया। सीधे अगर प्रश्न कभी आएगा यहाँ से तो यही जगह पूछी जाएगी, कहाँ पे किया है, तो बीकानेर में ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग। इसके अलावा इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। आगे बात करेंगे। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 महत्वपूर्ण है, दिख भी रहा आपको PDF में। तो आसियान भारत सहयोग के माध्यम से व्यापार संबंधों, कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के उद्देश्य से 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया पूछा जा सकता है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ है, देख लेंगे। आसियान के बारे में बताएं तो इसमें 10 मेंबर हैं, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आसियान के बारे में। अगर और देखें तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ का एक समूह है। 1967 में इसकी स्थापना हुई। बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित किया गया। इसमें 10 सदस्य हैं। मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की जो राजधानी अभी है जकार्ता में है। BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण। तो BSF ये सब चीज़ें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बस अग्निवीरों के लिए BSF में भी 10% का आरक्षण कर दिया गया है। अग्निपथ योजना के बारे में बताएं तो यह योजना महत्वपूर्ण है। यह योजना सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। 14 जून 2022 को सेना, नौसेना और वायुसेना में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई। कब की गई? 14 जून 2022 को सेना, नौसेना, वायुसेना में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे हुबली में विश्व के सबसे ऊंचे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण, यह प्रश्न कई परीक्षाओं में जल्द ही देखने को आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म और देश के पहले हरित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का भी उद्घाटन किया है। तो 1507 मीटर के आसपास यह लंबाई है प्लेटफार्म की, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन जाएगा एग्जाम में आपको देखने को। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 1507 यहाँ पे दिया हुआ है। यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म होगा जो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर बनाया गया है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म था जिसकी लंबाई 1366 मीटर है और अब यह दूसरे स्थान पर खिसक गया है। इरेडा द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा की स्थापना के 36 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 12 मार्च 2023 को 36 किलोमीटर लंबी साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, बस देख लेंगे जरा सा। आगे बात करते हैं हम लोग। इरेडा के बारे में बताएं तो इसकी स्थापना 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर गठित किया गया था इरेडा को। आगे बात करेंगे। मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना पहल। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने मार्च 2023 को मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने के लिए छात्रों के लिए एक अनूठी पहल, मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड शुरू करने की घोषणा किया है। तो ये जो प्रश्न यहाँ से आएगा कि ये जो प्रश्न बनेगा, सीखना पहले सही कर देता हूँ, मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना पहल, ये अगर पूछी जाएगी, महत्वपूर्ण है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS के बारे में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? BIS के बारे में, BIS द्वारा शुरू किया गया है 14 मार्च 2023 को। और इसमें कुछ नहीं है, यही अगर पूछा जाएगा कि मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना पहल किसने शुरू किया, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने शुरू किया। इसको ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा। भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में आपको बताऊं कि उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करता है।
23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना किया, 1986 में एक्ट बना के, और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत बकाया राशि वापस लेने का निर्देश किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सब चीज़ें छोड़ देंगे, हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, इसलिए आपको यहाँ पढ़ने का फायदा है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखिए यहाँ पे कटवा दी जाती हैं जो कि फालतू में दी रहती हैं हर मैगजीन में। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। किसने जारी किया? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने 15 मार्च 2023 को पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग का वार्षिक प्रकाशन आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी किया। तो किसने जारी किया है? आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट। तो कौन करेगा भाई? पशुपालन मिनिस्ट्री ही करेगी, तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा याद करने जैसी चीज़ नहीं है, देख लेंगे। वर्ष 2021-22 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? 444 ग्राम प्रतिदिन रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम अधिक है। यह फैक्ट पूछा जा सकता है कि 2021-22 के अनुसार दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी भारत में? तो 444 ग्राम प्रतिदिन है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ष 2021-22 के दौरान अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में अगर हम बात करें तो 95 प्रतिवर्ष रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 अधिक रही। तो ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अंडे पंडे को छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। शीर्ष 5 अगर हम लोग प्रमुख दूध उत्पादक राज्य देखें तो अब राजस्थान हो गया है दूध उत्पादन में पहले स्थान, अगर इस सांख्यिकी रिपोर्ट के हिसाब से देखें। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की अगर जो आर्थिक समीक्षा है उसके हिसाब से देखेंगे तो आज भी उत्तर प्रदेश ही दूध उत्पादन में पहला है। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा देखेंगे 2022, तो उसमें क्या है कि 2022-23 वाला, तो उसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश ही पहले स्थान पे। लेकिन जो सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया पशुपालन मिनिस्ट्री ने, अब उसमें राजस्थान पहले हो गया है और उत्तर प्रदेश दूसरा। तो अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं लेनी है, खासकर उत्तर प्रदेश के अगर विद्यार्थी हैं तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग अगर लिखा है, उसके अनुसार लिखा है तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है, नहीं तो राजस्थान का दूसरा। ये याद रखेंगे दोनों रिपोर्ट को। जो पशुपालन मिनिस्ट्री द्वारा जारी की भारत सरकार द्वारा, इसमें राजस्थान पहले स्थान पे है। अगर हम देखें शीर्ष 5 प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य, ये भी देखते रहेंगे तो उसमें आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। आगे हम लोग बात करते हैं शीर्ष 5 प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य के बारे में बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर है, जम्मू कश्मीर का दूसरा स्थान है। शीर्ष 5 अगर हम ऊन उत्पादक राज्यों को देखें तो राजस्थान का पहला स्थान है और जम्मू कश्मीर दूसरा स्थान। शीर्ष 5 अगर हम मांस उत्पादक राज्य देखें तो इसमें महाराष्ट्र का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश अपना दूसरा स्थान है। बात करेंगे बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में 15 मार्च 2023 को 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का शुभारंभ किया। प्रश्न अगर बन सकता है तो यही बनेगा कि कहाँ पर एग्री यूनिफेस्ट का शुभारंभ किया गया है या कहाँ पर आयोजित किया गया, तो कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। इतना चीज़ें जरा सा देख लेंगे, ऐसे चलते चलते, महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के बारे में, तो यह कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। स्थापना इसकी हुई 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुई। तो ICAR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की या स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा कर दिया है। इन पार्कों को 2027-28 तक पूरा किए जाने की योजना भी बनाई गई है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लखनऊ और हरदोई की सीमा पर यह बनेगा। उत्तर प्रदेश की पोजीशन देखा जाए तो लखनऊ हरदोई बॉर्डर पे यह बनेगा जो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश वाले, बाकी और सब छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई जा रही है? तो राजस्थान सरकार ने 12 मार्च 2023 को जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला जो कुछ हुआ है देश में, तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ? जयपुर में। आगे हम लोग बात करते हैं सागर परिक्रमा चरण 4 कर्नाटक में आयोजित किया गया। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सागर परिक्रमा का
चौथा चरण 18 से 19 मार्च 2023 को कर्नाटक के 3 तटीय जिलों उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में आयोजित किया गया। प्रश्न अगर बनेगा तो सिर्फ इतना बन सकता है कि सागर परिक्रमा चरण 4 कहाँ पर आयोजित की गई, तो कर्नाटक में आयोजित की गई, बाकी इसको छोड़ देंगे। भुवनेश्वर में डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, महत्वपूर्ण है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 22 मार्च 2023 को भुवनेश्वर में ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइजिंग कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की आधारशिला रखी। क्या? भुवनेश्वर में ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न बन सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वेब स्थल। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वेब स्थल महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता कहाँ पर लगाया गया। तो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड में राज्यपाल रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह महत्वपूर्ण हो सकता है, यूके के तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी, चाहे उत्तर प्रदेश की हों, मध्य प्रदेश की हों, कहीं की भी हों, यह महत्वपूर्ण है कि एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया, तो यह लगाया गया है उत्तराखंड में, नैनीताल जिले में। आगे बात करते हैं, यह वर्तमान में देश में उपलब्ध सबसे बड़ा एपर्चर टेलीस्कोप है। साथ ही यह भारत में पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप भी है। आगे बात करते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तो वह हुआ है नई दिल्ली में। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण और 6G अनुसंधान और विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। आगे हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में। तो इसकी स्थापना 1865 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। याद रखेंगे, ECHS पॉली क्लिनिक में आयुर्वेद को एकीकृत करने के लिए एक समझौता किया गया है। इसको छोड़ देंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग, वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट का संबोधित किया। विश्व तपेदिक दिवस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टार टीवी पार्टनरशिप द्वारा वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। केंद्र सरकार देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2025 तक इस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा दिलाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत अभियान भी चलाने जा रही है। याद रखेंगे, टीबी मुक्त पंचायत अभियान कौन चलाएगा? केंद्र सरकार चलाएगी, ना कि राज्य सरकार। भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जो 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष आगे है, या 5 वर्ष पहले भी कह सकते हैं। 2025 तक ही भारत ने लक्ष्य रखा है। आगे बात करेंगे, साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महत्वपूर्ण है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में। संघाई सहयोग संगठन SCO एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 8 देश हैं सदस्य: चीन, भारत, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके 4 पर्यवेक्षक देश हैं, 6 संवाद भागीदार देश शामिल हैं। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था संघाई 5 के नाम से, और वर्तमान में यही संघाई सहयोग संगठन है। इसके वर्तमान में 8 मेंबर हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में जोड़े गए। अगर प्रश्न बन जाए SCO में भारत की एंट्री कब हुई, तो भारत 2017 में आया, उसी के साथ पाकिस्तान भी आया। योग महोत्सव 2023, योग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में
13 से 15 मार्च तक 3 दिवसीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। सीधे प्रश्न आ सकता है योग महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो यह हुआ है 13 से 15 मार्च तक नई दिल्ली में। योग महोत्सव 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के 9वें संस्करण की 100 दिनों की उल्टी गिनती मनाने का एक कार्यक्रम होता है। यह फैक्ट भी याद रखेंगे। योग दिवस जो होता है वह कब मनाया जाता है, तो जब 21 जून आने लगता है उससे 100 दिन पहले यह मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और अगर महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें है तो नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण किया गया। नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण किया गया। 64 कलाओं पर आधारित वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का भी लोकार्पण यहीं पर किया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह द्वारा 23 मार्च 2023 को नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण किया गया। यह प्रश्न बन सकता है वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। इसके साथ ही 64 कलाओं पर आधारित वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का भी लोकार्पण किया गया, यह भी याद रखेंगे। बीएसएफ के बाद अग्निवीरों को सीआईएसएफ में भी 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। किसने, सीआईएसएफ ने। तो इतना याद रखेंगे बस कि अब बीएसएफ के बाद सीएसएफ में भी 10% आरक्षण है। अग्निवीरों के बारे में बात करें तो 22 जून 2022 में 14 जून को केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को घोषणा किया था और इसके साथ 17.5 से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय संस्करण यहाँ पे समाप्त होता है। जितने ही पॉइंट पे हमने आपको महत्वपूर्ण बताया, आपको वो पॉइंट हमेशा आपको बार बार रिवीजन करना है। बाकी सबको देख के चलेंगे। प्रश्न तो कहीं से ही बन सकता, कोई छोटी घटना कोई बड़ी घटना हो, लेकिन जहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला गया है वहाँ से प्रश्न आने की संभावना 90% रहती है। उसको अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं DPCS सर्च करेंगे टेलीग्राम पे DPCS1 और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। आपको वहाँ पे लगातार पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। वीडियो में समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी अगर कहना है, सुझाव देना तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।